जी, तो आज का टॉपिक हमारा वीक 8 के हवाले से है और लेक्चर 1 वीक 8 का हम डिस्कस करेंगे, जिसमें नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्क लेयर और डाटा ग्राम फॉर्मेट और फ्रेगमेंटेशन के हवाले से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है उनका एक अहम रोल है नेटवर्क को स्टेब्लिश करने में। तो उस हवाले से हमारे पास डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस मौजूद हैं जिनकी मदद से हम अपना एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की डेफिनेशन को अगर देखें, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी हमारे पास जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये क्या है? हमारे पास एक ऐसा हार्डवेयर है, ठीक है, जिसकी बदौलत, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर कनेक्टिविटी को अचीव करते हैं, हासिल करते हैं। अर्लियर अर्ली नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर वर commonly implemented on expansion cards that plugged into a computer bus। ठीक है, हमारे पास पहले जो होता था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो थे वो हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर, ठीक है, बोर्ड्स के अंदर एक्सपेंशन कार्ड्स की तरह क्या होते थे, इम्प्लीमेंट किए जाते थे। और उनके मदरबोर्ड के अंदर एक एक्सपेंशन स्लॉट्स बोन कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर होती थी, और हम उसमें अपने कार्ड्स को प्लग इन करके क्या करते थे, उसका ड्राइवर इंस्टॉल करते थे और फिर उसकी बेस पे हम फर्दर उसको नेटवर्क के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते थे। अगर इसके पर्पस को देखें, एनआईसी अलाउज बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। यानी इसमें दो तरह के हमारे पास ऑप्शंस हैं। वायर्ड यानी केबल की मदद से भी हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से कनेक्टिविटी हासिल कर सकते हैं, और वायरलेसली भी, दोनों हमारे पास अवेलेबल होते हैं। NIC allows communication between computers connected via local area network LAN, as well as communication over large scale network through internet protocol। ठीक है, अब NIC का काम क्या है कि हमें कम्युनिकेशन के लिए अलाउ करता है, ठीक है, बिटवीन कंप्यूटर्स कनेक्टेड via लोकल एरिया नेटवर्क। हमें लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर कनेक्टिविटी देता है, और उसके अलावा हमें कम्युनिकेशन करने के लिए अलाउ करता है लार्ज स्केल नेटवर्क थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर हमारे पास इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे पास इंटरनेट एक्सेस करने के परमिशंस हैं, राइट्स हैं, या हमने इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, तो हम लार्ज एरिया नेटवर्क के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनी वेयर ओवरऑल द वर्ल्ड अपनी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं इंटरनेट की बदौलत। NIC is both a physical layer and a data link layer device। ठीक है, NIC दोनों लेयर्स को डील करता है। It provides the necessary hardware circuitry so that the physical layer process and some data link layer processes can run on it। ठीक है, यानी कि फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर का जो रोल है वो NIC के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि NIC के अंदर मैक एड्रेस है, और मैक एड्रेस हमारा डाटा लिंक लेयर पे डील किया जाता है, जबकि हमारे पास जो फिजिकल मीडियम है वो भी NIC कार्ड से ही कनेक्ट होता है। तो इस वजह से इसको दोनों के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करने की जरूरत होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इनकी इमेजेस को देख लेते हैं। यहाँ पर हम आपके पास स्क्रीन के ऊपर देखें तो दो नेटवर्क कार्ड्स हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, जिनमें एक वायरलेस है और एक वायर्ड है। जो राइट मोस्ट पे आपको नजर आ रहा है ये वायर्ड है, और जिसके साथ एक एंटीना नजर आ रहा है आपको, ये वायरलेस है। तो दोनों की मदद से हम अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इन्हीं डिवाइसेस के ऊपर आपका जो मैक एड्रेस है वो फिजिकली क्या होता है, एम्बोस्ड होता है, ठीक है, और उस मैक एड्रेस की बेस पे आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है विद इन द नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी ऐसी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल एक नेटवर्क के अंदर होता है। नेटवर्किंग डिवाइसेस के अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ नेम्स भी मौजूद हैं। और नेटवर्किंग डिवाइसेस आर इक्विपमेंट्स दैट अलाउ रिसीव or transmit data or signal and used to make communication channel। ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारे लिए किस लिए इस्तेमाल होती हैं?
ताकि हम डेटा को सेंड और रिसीव कर सकें किसी भी चैनल के ऊपर, किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर। इसमें हमारे पास कुछ कॉमन डिवाइसेस जो कि रोज़मर्रा की रूटीन में यूज़ होती हैं, उसमें हमारे पास मॉडेम भी है, हब भी है, स्विच भी है, राउटर भी है, ब्रिज भी है, गेटवे भी है और रिपीटर भी है। ये कुछ कॉमन डिवाइसेस हैं जिनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मॉडेम। अब मॉडेम में क्या है कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टेलीफोन लाइन टू कंप्यूटर। ठीक है, अर्लियर हमारे पास क्या होते थे, मॉडेम हुआ करते थे जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड की एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर हम फिक्स करते थे। और इनमें दो तरह के हमारे पास मॉडेम आते थे। कुछ ऐसे होते थे जिनका ड्राइवर हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती थी, कुछ ऐसे होते थे जिनको हम कहते थे PNP, प्लग एंड प्ले, यानी कि आप लगाएं और वो ऑटो डिटेक्ट करे अपना ड्राइवर और फिर उसके बाद हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉडेम का काम क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग। मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट क्या है कि हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, एंड एनालॉग टू डिजिटल डीमॉड्यूलेशन का कंसेप्ट। दिस कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड बिकॉज टेलीफोन लाइंस कांट कैरी डिजिटल डाटा। उसकी मेन रीजन क्या थी मॉडेम की यूटिलाइजेशन की, कि फोन लाइन एनालॉग सिग्नल पे डील करती थी और कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे डील करता था। तो इस वजह से मॉडेम का इस्तेमाल अमल में लाया गया। Generally, it is used to connect a PC with telephone lines to access internet or make voice call and fax using PC. ठीक है, हम इसको कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके इस्तेमाल करते थे और ये इंटरनेट का काम या वॉइस कॉल या फैक्स वगैरह इस तरह के काम किए जा सकते थे। इट में इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप मॉडेम दो तरह के आते थे। अगर टाइप्स के हवाले से देखें तो इंटरनल भी होते थे और एक्सटर्नल भी होते थे। इंटरनल मॉडेम वो होता है जो कि हम कंप्यूटर के मदरबोर्ड के एक्सपेंशन स्लॉट्स में फिक्स करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी एक छोटा सा आपको ये इस साइड पे नज़र आ रहा हो, ग्रीन उसका मदरबोर्ड क्या नाम है, बोर्ड है, और उसके पीछे दो हमारे पास फ़ोन के पिन्स यानी RJ11 के जैक्स मौजूद हैं। ये हम मदरबोर्ड के अंदर लगाते हैं, और जो ये ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है ये हम एक्सटर्नली यानी टेबल पे साथ रख के केबल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने भी ये देखे होंगे। तो ये हमारे पास दो तरह के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। नाउअडेज DSL मॉडेम इज यूज्ड टू एक्सेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट। और आप ये भी जानते हैं कि आजकल हम DSL मॉडेम की मदद से क्या कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो नेटवर्किंग की डिवाइस है वो हब या रिपीटर के नाम से जानी जाती थी। हब और concentrator is a connecting device which connects multiple computers together to form a LAN। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हब आया और हब की मदद से हम क्या कर सकते थे, हम LAN नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते थे। It provides various RJ45 ports to connect twisted pair cable in star topology and making them act as a single network segment। ठीक है, एक सिंगल नेटवर्क का सेगमेंट बन जाता था जिसमें हमारे पास 4 से 5 उसकी पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता था कि अगर उस हब में 4 पोर्ट्स हैं तो हम 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते थे, अगर उसमें 8 पोर्ट्स हैं तो हम 8 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते थे। और इस ओवरऑल इस के अंदर जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते थे हम इसको सिंगल नेटवर्क सेगमेंट कहते थे। हब्स मेक ब्रॉडकास्ट टाइप नेटवर्क, ठीक है, एंड डू नॉट मैनेज ट्रैफिक विद कम्स थ्रू देम। सिंगल एंटरिंग एनी पोर्ट इज ब्रॉडकास्ट आउट ऑन ऑल अदर पोर्ट्स। ठीक है, इसमें ब्रॉडकास्ट होता था और ब्रॉडकास्ट को मैनेज करने के लिए
कोई एज सच मैकेनिज्म मौजूद नहीं था, क्योंकि ब्रॉडकास्ट का इशू ये है कि अगर आप ब्रॉडकास्ट को मेंटेन नहीं करते तो फिर ट्रैफिक जो है वो कंजेशन अख्तियार कर जाती है, ट्रैफिक ओवरलोड हो जाती है और आपकी कम्युनिकेशन में ट्रबल्स भी आ जाता है। और उसके साथ साथ आपका जो कंसेप्ट होता था हाफ डुप्लेक्स में भी यूज होता था, ठीक है, यानी कि एक टाइम में एक साइड से कम्युनिकेशन हो सकती थी और फिर दूसरा एंड उसका वेट करता था। इसी तरह हमारे पास टाइप ऑफ हब्स में एक्टिव है, बहुत पैसिव हब भी थे। एम्पलीफाई द सिग्नल व्हेन रिक्वायर एंड वर्क्स एज अ रिपीटर। एक्टिव हब की जो फंक्शनैलिटी थी या जो उसका इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट फीचर था वो ये था कि वो सिग्नल को क्या करता था, एम्पलीफाई करता था। एम्पलीफाई का कंसेप्ट ये है कि लेट सपोज आपके पास जिस तरह हम एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो हमें ये भी मालूम है कि एक ईथरनेट केबल की जो कैपेसिटी है, ठीक है, लेंथ के लिहाज से वो 100 मीटर के बाद सिग्नल लॉस करना शुरू कर देती है। जब आपकी केबल 100 मीटर तक इस्टेब्लिश हो जाती है तो आपका सिग्नल लॉस होना शुरू हो जाता है उसके बाद। तो हम क्या करते थे, 100 मीटर के बाद एक और हब उसमें एडजस्ट करते थे, तो उसकी बेस पे वो क्या होता था, जो हमारा सिग्नल है वो लॉस होने से बच जाता था। लेकिन अगर उसमें एम्पलीफायर है तो एम्पलीफायर भी एक ऐसा रोल अदा करता था कि एम्पलीफायर आपके आने वाले सिग्नल की एक और कॉपी क्रिएट करता था और फिर उस कॉपी को फिर दोबारा बूस्ट करके आगे फॉरवर्ड करता था, जिससे डेटा लॉस होने का चांस कम हो जाता था और हमारा जो कम्युनिकेशन का ये था वो स्मूथ हो जाता था। ऐसे अब इट सिंपली पासेस द सिग्नल विदाउट एनी चेंज, यानी इसको जो चीज जैसे मिली इसने वैसे आगे फॉरवर्ड कर देनी, चाहे वो लॉस हो जाए जो भी हो जाए, इसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं था। तो ये इसके अंदर दो फीचर्स आते थे। इसी तरह हमारे पास ब्रिजेस का कंसेप्ट भी आया, और ब्रिजेस में क्या होता है कि हम डिफरेंट सेगमेंट्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ब्रिजेस आर यूज्ड टू कनेक्ट two LAN or two segments of the same LAN are divided a large network into smaller, ठीक है। अगर हमारे पास कोई लैब के अंदर या ऑफिस के अंदर कंप्यूटर्स की तादाद 10 या 15 हो गई है और अगर हम चाहते हैं कि 10-15 को हम एक टाइम में मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको हम अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि 4 या 8 पीसी एक स्विच में, एक हब में और बाकी दूसरे हब में। तो उससे क्या हो जाता था कि हमारे पास दो सेगमेंट बन जाते थे और उन दो सेगमेंट्स को आपस में हम ब्रिज के जरिए कनेक्ट कर लेते थे। कनेक्टिंग लैंड्स मस्ट हैव द सेम प्रोटोकॉल, ठीक है। अब प्रोटोकॉल की जो बात है वो सेम होनी चाहिए। प्रोटोकॉल का कंसेप्ट, अब जैसा कि हम जनरली तो कहते हैं कि सेट ऑफ रूल्स हैं, तो प्रोटोकॉल्स तो बहुत ज्यादा हैं कम्युनिकेशन के अंदर, बेस ही प्रोटोकॉल है हमारी। तो प्रोटोकॉल्स के अंदर अगर हम इसको देखें, मैन्युफैक्चरिंग की बेस पे देखें, तो हमारे पास अगर मशीन है एप्पल की तो उसका जो ये है क्या नाम है, प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट करने का प्रोसेस वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और जो हमारे पास IBM की मशीन है उसका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए उस वक्त ये शर्त थी कि ब्रिजेस के अंदर जो कनेक्टिविटी होती थी उसमें सेम प्रोटोकॉल की बेस पे हो सकती थी। अगर आपका प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है, सेट ऑफ रूल्स आपके थोड़े डिफरेंट हैं और उसकी कन्वर्जन फर्दर करनी है, तो फिर उसमें ब्रिजेस जो है वो रोल अदा नहीं कर सकती थी। दूसरी जो बात अहम है वो क्या है कि इसमें हम लिमिटेड यूजर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा को नहीं। अनलाइक रिपीटर्स, bridges contain logic that allow them to keep traffic for each segment separate, ठीक, हर सेगमेंट के लिए सेपरेट ट्रैफिक को मेंटेन करते हैं। दिस वे ब्रिजेस प्रोवाइड सम सिक्योरिटी टू द इंडिविजुअल सेगमेंट्स। जो आपका इंडिविजुअल सेगमेंट बन जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, राइट साइड पे एक अलग सेगमेंट है और लेफ्ट साइड पे एक अलग सेगमेंट है। ये दोनों सेगमेंट सिक्योरिटी पर्पस के बिहाफ पे भी अलग हो गए हैं और इनको अगर लेट सपोज अटैक होता है और एक ही सेगमेंट आपका डिस्टर्ब होता है तो दूसरे के ऊपर इफेक्ट लाजमी नहीं है, क्योंकि एक के ऊपर अटैक होना भी आसान काम नहीं होता। और जब एक पे अटैक हो जाए तो आप नेचुरली या आप उस इवेंट को क्या कर लेते हैं,
अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, पता भी चल जाता है आपको, इंडिकेट भी हो जाता है, तो फिर आप बाकी नेटवर्क को नेटवर्क से या इंटरनेट से क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं, या उसको आप डिस्कनेक्ट कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सम टाइम, ताकि आप मैनेज कर सकें, ताकि बाकी जो पोर्शंस हैं आपके वो बच सकें, ताकि बाकियों पे अटैक ना हो सके। तो इस हवाले से सिक्योरिटी का एक मैकेनिज्म भी सामने आ जाता है। When a data frame enters a bridge, it not only regenerates the signal but also checks its destination and forwards only the segment to which the address belongs। ठीक है, रीजनरेशन का कंसेप्ट इसमें नहीं था। सिग्नल को रीजनरेट करना, जिस तरह हमने बात की, कॉपी करते हैं, जिस तरह हब में बात की कि वो अगर उसका एम्पलीफायर का कंसेप्ट है, कोई सिग्नल आपका एक स्टेज के बाद, एक डिस्टेंस के बाद अगर लॉस होने लगता है, तो उसको इसकी एक कॉपी बना दी जाती है ताकि फर्दर उसको फॉरवर्ड किया जा सके। तो उसमें ये चीज नहीं थी। When a data frames enter the bridge, it not only regenerate the signal but also check that its destination and forwards only to the segment to which the address belongs। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ब्रिजेस का कंसेप्ट था, जो कि बहुत पुराना कंसेप्ट है, और अब हमारे पास डिवाइसेस काफ़ी अपडेटेड हो गई हैं और हम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइसेस की तरफ मूव कर गए हैं। हमारे पास जो स्विच डिवाइस आई है, इसने इनको रिप्लेस किया है, और स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस कंसीडर की जाती है। स्विच इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेगमेंट नेटवर्क इनटू डिफरेंट सबनेट्स टू कंट्रोल द नेटवर्क ट्रैफिक। यानी कि जिस तरह हम ग्रुपिंग करते हैं कि हम डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर लोगों को जिस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, टीम्स बना रहे होते हैं, तो सेम सिचुएशन नेटवर्क के अंदर भी है कि हम डिफरेंट सेगमेंट्स बना लें, जिससे हमें मैनेज करने में आसानी हो और हमें बआसानी मल्टीपल यूजर्स को, मल्टीपल नोड्स को मेंटेन करना आसान हो जाए। इट प्रोवाइड्स ब्रिजिंग फंक्शनैलिटी विद ग्रेटर एफिशिएंसी। It is responsible for filtering data in a specific way and for forwarding packets between LAN segments। जो पैकेट्स का कंसेप्ट है, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि नेटवर्क के ऊपर पैकेट्स जनरेट होते हैं और पैकेट्स मूव करते हैं सेंडर टू रिसीवर, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फिल्टरिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक वे, ठीक है, एंड फॉर फॉरवर्डिंग पैकेट्स बिटवीन लैन सेगमेंट्स। फिल्टरिंग का कंसेप्ट क्या है कि वो पहले आइडेंटिफाई करता है कि ये सेगमेंट, ये जो पैकेट आ रहा है, ये किस से रेलेवेंट है, किस डेस्टिनेशन के ऊपर इसने मूव करना है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे पास आईपी एड्रेस प्लस मैक एड्रेस मौजूद होता है, जिसकी बेस पे पता चलता है कि ये किस नोड या किस मशीन को फॉरवर्ड होना है, तो वो उसको मैनेज भी करता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें, इफ द आउटगोइंग लिंक इज फ्री, द स्विच सेंड्स द पैकेट टू द पर्टिकुलर लिंक। ठीक है, और मेन चीज ये देखी जाती है कि उसका अगर लिंक फ्री है तो वो क्या करता है, अपने इसको फॉरवर्ड करता है। अगर हम इससे प्रीवियस स्टेप ये है, हाँ, अ स्विच हैज अ बफर दैट स्टोर्स द पैकेट्स फ्रॉम द सेंडर एंड चेक्स द एड्रेस टू फाइंड आउट द आउटगोइंग लिंक। If the outgoing link is free, the switch sends the packet to the particular link। यानी स्विच के अंदर एक टेम्परेरी मेमोरी है बफर के नाम से, और वो बफर जो क्या करता है, टेम्परेरी बेस पे उस पैकेट को अपने पास महफूज रखता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है, वो ये भी देख रहा होता है कि जिस पाथ पे इसने मूव करना है, क्या वो फ्री भी है या नहीं है, बिजी है लिंक, तो उस सूरत में वो अपने पास रखता है, और जो ही वो लिंक को फ्री देखता है उसको फॉरवर्ड कर देता है। Modern day switches are equipped with router functionalities and offer faster throughput than hubs। जो हमारे मौजूदा इस वक्त स्विचेस आ रहे हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था ऑलरेडी कि हमारे पास ऐसे स्विचेस अब आ रहे हैं जो कि लेयर 2 और लेयर 3 दोनों को डील करते हैं। ठीक है, यानी लेयर 3 की फंक्शनलिटी भी उनके अंदर मौजूद होती हैं। जैसा कि इसने कहा कि मॉडर्न डे स्विचेस आर इक्विप्ड विद राउटर फंक्शनलिटीज, यानी उनके अंदर बेस्ट पाथ सिलेक्शन करने की भी सहूलत है, यानी बेस्ट पाथ या बेस्ट रूट को डिफाइन करने की भी फंक्शनलिटी उनके अंदर इन्हांस कर दी गई है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे स्विचेस लेयर 3 स्विचेस भी कहलाते हैं, और ये लेयर 2 और 3 दोनों को डील कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो राउटर्स हैं,
ये भी नेटवर्किंग डिवाइसेस में आते हैं। राउटर्स का इस्तेमाल भी लाजमी है अगर हम आउटसाइड द नेटवर्क मूव करते हैं या डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम राउटर्स का इस्तेमाल करते हैं। राउटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस विच कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अगर एक नेटवर्क डिफरेंट है, दूसरा नेटवर्क डिफरेंट है, तो उस हवाले से राउटर क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने की भी सहूलत फराहम करता है। राउटर्स वर्क्स एट आईपी एड्रेस वेयर एज ब्रिज वर्क्स एट मैक एड्रेस। अब राउटर की फंक्शनलिटी क्या है कि वो आईपी एड्रेस पे भी काम करता है, जबकि ब्रिजेस में कंसेप्ट क्या था, मैक एड्रेस की बेस पे वो काम करते थे, आईपी को नहीं पहचानते थे। इसी तरह स्विच के अंदर भी यही कहा जाता है कि स्विच जो है वो आईपी को नहीं जानता, वो मैक को जानता है कि मैक क्या है। ठीक है, तो ये इसी तरह लेयर 2 और लेयर 3 की आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रही होती है। राउटर्स हैव द इंटेलिजेंस टू डिटरमिन द बेस्ट पॉसिबल रूट फॉर डेटा पैकेट्स टू ट्रेवल। अब ये राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन या उसके फीचर्स का पार्ट है कि वो इस हवाले से इंटेलिजेंस है कि वो बेस्ट पॉसिबल रूट आपको बताए, यानी कि आपके पैकेट को जो ट्रैवल कर रहा होता है नेटवर्क के ऊपर, मीडियम के ऊपर, उसको बेस्ट पॉसिबल रूट जो है वो फराहम करता है। देयर आर अ नंबर ऑफ राउटर्स प्रेजेंट इन अ लार्ज नेटवर्क टू एड इन स्पीडी डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट्स। आप ये भी याद रखें हमेशा कि राउटर का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली बैक एंड पे चल रहा होता है। मीन्स के अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी दूसरी सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होना चाहती है तो उनको भी राउटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसी तरह अगर आप इंटरनेट का कंसेप्ट देखें तो इंटरनेट भी बेसिकली आपको इसी तरह से डिफरेंट नेटवर्क्स की कनेक्टिविटी फराहम कर रहा होता है। तो इसकी बेस पे नेटवर्क जो है वो बैक एंड पे कनेक्टेड होते हैं और इनके अंदर डिफरेंट पाथ्स होते हैं, और एक पाथ अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो दूसरा पाथ यूज किया जाता है। जैसा कि हमने सर्किट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग के अंदर बात की थी कि हमारे पास राउटर्स जो है वो आपस में डिफरेंट वे से कनेक्टेड होते हैं और उन डिफरेंट पाथ्स के ऊपर आपका पैकेट जो है वो मूव करता है। और ये भी लाजमी नहीं होता कि आपका पूरे का पूरा डाटा जो है वो एक ही पाथ पे मूव करे। ठीक है, जिस तरह हमने डाटाग्राम की बात की थी। इसके अलावा राउटर्स मेंटेन्स अ टेबल ऑफ एड्रेस कॉल्ड राउटिंग टेबल दैट्स कीप ट्रैक ऑफ डिलीवरी पाथ्स ऑफ डाटा पैकेट्स। डेफिनेटली उसके पास जब एड्रेस होगा डिलीवरी का तो उसकी बेस पे तो वो उसको ट्रैवल कराएगा कि उसने किस डायरेक्शन में उस पैकेट को मूव कराना है। अब अगर आप रियल टाइम की एग्जांपल लें, जैसे कि जीपीओ सिस्टम है, टीसीएस है, एलसीएस है, इसमें आपने देखा होगा कि जब आप एक पैकेट या एक एनवेलप या कोई भी आपका पार्सल वगैरह जो भी आप भेजना चाहते हैं, भेजने के लिए आप उनके ऑफिस जाते हैं। अब वो उन्होंने देखना है कि उनके लिए कौन सा रूट सूटेबल है, कौन सी सिचुएशन उनके लिए बेस्ट है, उसकी बेस पे वो आपका पार्सल जो है वो डेस्टिनेशन के एड्रेस की बेस पर वो डिलीवर करते हैं। जस्ट आप उनको सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस दे देते हैं जो कि एनवेलप पे मेंशन करते हैं, और फिर उसके बाद उसका काम है, जिस तरह वो एक आपने देखा होगा टीसीएस ऑफिस में जाते हैं तो वो आपको एक रिसिप्ट देता है जिसकी बेस पे वो अपनी जो उनकी लॉग होती है उसको मेंटेन करते हैं कि इतने लोगों ने ये पैकेट्स भेजे हैं और ये किस किस एड्रेस पे जाने हैं, ये सारा कुछ मेंटेन होता है। सेम सिचुएशन, राउटर मेंटेन्स अ टेबल ऑफ एड्रेसेस कॉल्ड राउटिंग टेबल। तो ये भी उन एड्रेसेस को मेंटेन करता है कि जिन जिन एड्रेस पे जो जो चीज़ उसने भेजनी है वो इसके पास महफूज होते हैं जब तक पैकेट डिलीवर नहीं हो जाते। इसी तरह गेटवेज का कंसेप्ट भी है। गेटवेज बेसिकली अगर हम हार्डवेयर के हवाले से देखें तो हार्डवेयर में भी डिवाइसेस आती थी, और अब जो है ये थोड़ा सा इसका फीचर एडवांस कर दिया गया है जो कि राउटर के अंदर इसको एनहांस कर दिया गया है। अ गेटवे इज अ डिवाइस दैट connects dissimilar networks. It establishes connection between LAN and external network with different structure. ठीक है, आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, और एक एक्सटर्नल नेटवर्क है जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। आप उनको आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप गेटवेज का इस्तेमाल करते थे। अब क्योंकि ये सारी फंक्शनलिटी जो है वो राउटर के अंदर आ गई है। A gateway is a protocol converter that connects two dissimilar networks having different protocols.
अब यहाँ फिर वो बात सामने आ गई है, गेटवे का काम क्या है, इज अ प्रोटोकॉल है, कन्वर्टर दैट कनेक्ट्स टू डिसिमिलर नेटवर्क्स हैविंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। इट कैन एक्सेप्ट अ पैकेट formatted for one protocol, Apple Talk, and convert into packet formatted for another protocol, TCP/IP, before forwarding it. ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट प्रोटोकॉल, जिस तरह IBM की मशीन है या एप्पल की मशीन है, अगर उनमें कोई डिफरेंस आ रहा है प्रोटोकॉल की बेस पे, तो उसके लिए हम गेटवेज को यूज करते हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो आसान हो जाता है और कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाती है। अ गेटवे कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बोथ, but they are usually implemented by software installed within a router. A LAN gets connected to internet when using gateway. ठीक है, जो LAN के कंसेप्ट हैं, क्योंकि हमने कहा था कि डिफरेंट लैंड्स की कनेक्टिविटी जो है वो WAN कहलाती है, तो इस हवाले से ये जो गेटवे का कंसेप्ट है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। दोबारा हम सेशन को लॉग इन करते हैं और हम अपना फ्रेगमेंटेशन और डेटा फॉर्मेट के हवाले से डिस्कशन